हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स की हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी थी थर्मल स्टेबिलिटी और सेकंड वन थी बॉन्ड एंगल। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले आपको याद होगा हाइड्राइड्स जो हैं वो कौन कौन से थे। अमोनिया, फोस्फाइन, आर्साइन, स्टेबाइन, बिस्मथाइन, इनके नाम हैं ये। अगर आप नाम याद करोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं इनके नेम्स लर्न आपको तो कोई बात नहीं, आप हाइड्राइड्स बुला सकते हो। अमोनिया का तो आप लोगों को पता है, इसका फोस्फाइन नाम होता है, बाकी को आप हाइड्राइड्स नाम दे सकते हो। हाइड्राइड्स ऑफ आर्सेनिक, हाइड्राइड्स ऑफ एंटीमनी, हाइड्राइड्स ऑफ बिस्मथ। तो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है लुईस बेसिसिटी या फिर बेसिक नेचर। थर्ड वन इज लुईस बेसिसिटी और बेसिक नेचर। तो ये वाली चीज़ आपने 11th के अंदर पढ़ी होगी। कोई भी कंपाउंड है या फिर कुछ भी चीज़ हमें दे दी जाए, कोई भी केमिकल है, उसकी अगर हमें लुईस बेसिसिटी देखनी हो, लुईस बेसिसिटी का मीनिंग होता है कि कितनी ईजिली कोई भी कंपाउंड अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं वो एक लुईस बेस होता है। ठीक है, जब भी कोई कंपाउंड अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है तो हम बोलते हैं कि वो एक लुईस बेस है। अब हमें पता है सारे के सारे जो ये हाइड्राइड्स है इनके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सेंट्रल एटम के ऊपर हमने अमोनिया के ऊपर भी देखा था। ठीक है, साइज छोटा था तो कॉम्पैक्ट लोन पेयर था उसका, लेकिन जो फोस्फीन था उसका साइज यहाँ पे बढ़ता जाता है डाउन द ग्रुप pH3 के अंदर। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो बड़ा सारे मतलब एरिया के अंदर आ जाता है, तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज्ड हैं लोन पेयर के अंदर। तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे हाइड्राइड्स के लोन पेयर की हम बात करते हैं ना, हर किसी हाइड्राइड के पास एक लोन पेयर ज़रूर होता है उसके सेंट्रल एटम पे, तो फिर हम उनको लुईस बेस बोल सकते हैं, लुईस बेसिस उनको कहा जाता है। तो अब बात आती है इन सब हाइड्राइड्स में से मोस्ट बेसिक कौन है और लीस्ट बेसिक कौन है। तो हमें पता है इनकी लुईस बेसिसिटी किसकी वजह से होती है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट है उनकी वजह से होती है। तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनको डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ कौन सी होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को हम बोलते हैं कि वो लुईस एसिड है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ मतलब जिनके ऊपर लोन पेयर होता है उनको हम बोलते हैं लुईस बेस है वो। तो अभी बात करते हैं उनके जो भी जनरल ट्रेंड हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, बेसिक कैरेक्टर इन हाइड्राइड्स का डिक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं अमोनिया, फोस्फाइन, आर्साइन, SbH3, ठीक है, एंटीमनी का हाइड्राइड है, इसका नाम होता है स्टाइबिन या फिर स्टेबाइन। फिर होता है बिस्मथ का हाइड्राइड, इसको बोलते हैं बिस्मथाइन। और सबको आप लोग देख लोगे, आर्साइन को भी देख लोगे, बट इसका थोड़ा सा नाम है जो तो थोड़ा सा याद करने वाला है, तो इसको आप देख लेना। तो अभी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो जो लुईस बेसिसिटी है मैंने आप लोगों को बताया वो डिक्रीज़ होती है। अब मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो इसकी ऐसे मैक्सिमम ऐसे करके मैं ये ट्रेंड लगा सकती हूँ। तो ये क्यों होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है हर एक हाइड्राइड के पास खुद का लोन पेयर होता है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं ना, हर एक एलिमेंट का साइज बढ़ जाता है। एलिमेंट का साइज़ बढ़ेगा तो उनके ऊपर जो लोन पेयर है उसका साइज़ भी मतलब इंक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, लोन पेयर बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड हो जाएगा। डिफ्यूज़ का मतलब ये है, देखो एक तो ये छोटा सा एटम है नाइट्रोजन का, छोटा सा एटम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल ऊपर ऊपर पड़े हुए हैं, किसी को डोनेट करने होंगे तो भाग के डोनेट कर देगा। लेकिन एक है बहुत बड़ा सारा ऑर्बिटल है, जहाँ पे भी जो भी ये सिस्टम है वहाँ पे बहुत बड़ी ऑर्बिटल्स होती हैं फॉस्फोरस की, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो बहुत अंदर तक पड़े होते हैं, जिससे अगर कोई डोनेशन की बात आती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की बात आती है, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इनको टाइम लगता है डोनेट करने में। तो इसीलिए जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है ना, वैसे वैसे लुईस बेसिसिटी डिक्रीज़ होती जाती है। मतलब जितना डिफ्यूज्ड लोन पेयर होगा उतनी लोअर बेसिसिटी होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, down the group the size of element increases and lone pair is more diffused।
More diffuse the lone pair, lower is the basicity. Hence ammonia is most basic. और ये क्वेश्चन जो है ये वो पूछा जाता है, तो आप लोगों को इसको ऐसे आंसर करना होता है। इसको आप पता है कैसे समझ सकते हो, अब सोच के देखिए आप एक बात, यहाँ अमोनिया है, इसका छोटा सा लोन पेयर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक छोटी सी कॉम्पैक्ट से लोन पेयर के अंदर रखे हुए हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है वहाँ पे कहीं रखे हुए हैं। तो अगर मान लो आपको कोई एक चीज़ ढूंढनी होगी, एक तो बिल्कुल छोटा सा घर है, एक कमरे का घर है ये मान लो, ठीक है, एक कमरे में से छोटे से कमरे में से ढूंढना आसान होगा किसी चीज़ को, या फिर एक बड़ा सारा घर है वहाँ से उस चीज़ को ढूंढना आसान होगा। ऑब्वियसली छोटे वाली जगह से, ठीक है, तो छोटे वाली जगह से जो लोन पेयर का डोनेशन है वो ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बहुत जो डिफ्यूज लोन पेयर है उसके कंपेरिजन में। तो ऐसे करके इस लॉजिक के थ्रू आप इस चीज़ को, इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक कैरेक्टर। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिडिटी का मतलब होता है, अब एसिडिटी बहुत टाइप की होती है, आपने 11th क्लास के अंदर इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। एसिडिटी बहुत ज़्यादा टाइप्स की होती हैं, तो उसमें से हम पार्टिकुलरली किसकी बात करेंगे? हम आर्हीनियस एसिडिटी की बात करेंगे। आर्हीनियस एसिडिटी का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव कितनी इजीली डोनेट कर सकता है। तो हमने पढ़ा था, हम यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी की जब बात कर रहे थे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है। जिस बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी उसको तोड़ना बहुत इजी होगा, इसीलिए तो ये मोस्ट अनस्टेबल है, ठीक है। तो जब भी एसिडिटी की बात आती है तो H पॉजिटिव की रिलीज़ की भी बात आती है। तो इन सब के अंदर H पॉजिटिव का रिलीज़ सबसे इजीली कहाँ होगा? बिस्मथ के केस में होगा, ठीक है। और ऐसे करके ये जो ऑर्डर है वो चलता जाएगा। अगर मैं बोलूँ डाउन द ग्रुप मोलिकुलर साइज इंक्रीज होता है और बॉन्ड बहुत इजी हो जाता है टूटना, बॉन्ड की क्लीवेज इजी हो जाती है, तो इसीलिए H पॉजिटिव का रिलीज भी इजी हो जाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एसिडिटी, आर्हीनियस एसिडिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज डाउन द ग्रुप मोलिकुलर साइज इंक्रीजेस एंड बॉन्ड इज इजी टू क्लीव, दस रिलीज ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स ईजी। तो ऐसे करके आप इसको आंसर कर सकते हो एग्जाम के अंदर। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास या फिर सरफेस एरिया के। जितना मोलिकुलर मास या फिर सरफेस एरिया ज़्यादा है उतने वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं। अब जो ये वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना, ये किसी भी स्टेट के अंदर, मतलब सॉलिड के अंदर मान लो ये मॉलिक्यूल्स को बांध के रखेंगे। मॉलिक्यूल्स को जब ये बांध के रखेंगे तो उनका, जब भी हम उनको मेल्ट करना चाहेंगे या फिर हम उनको बॉयल करना चाहेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस टाइम पे, ओके क्योंकि उस टाइम पे अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए। तो जो ये मेल्टिंग पॉइंट है या फिर जो ये बॉइलिंग पॉइंट है वो ये कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। और एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, तो वो भी हम जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे तब हम डिस्कस करेंगे उस फैक्टर को। अभी के लिए आप ये मान लो कि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ही ज़्यादा होंगे जितना मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप हमें पता है साइज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है सरफेस एरिया जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो इंक्रीज हो जाता है और इसी वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, with increase in size the surface area of electron cloud also increases, so van der Waals forces also increases down the group। तो ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब हाइड्रोजन के साथ जो एलिमेंट जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना डिफरेंस ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो अब जैसे हम डाउन द ग्रुप देखते हैं अमोनिया से
अमोनिया से बिस्मथ के हाइड्राइड की तरफ अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अमाउंट भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन डाउन द ग्रुप। एज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एंड दस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो डिक्रीजेज। ओके, तो हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो है रिड्यूसिंग कैपेसिटी। रिड्यूसिंग कैपेसिटी। अब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन होता है, आप लोगों को शायद ही इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो। आता तो है ये 9th क्लास के अंदर, रिडॉक्स 9th के अंदर भी आता है ये, और नहीं 10th के अंदर आता है, और आपको 11th के अंदर आता है ये। रिड्यूसिंग कैपेसिटी जो होता है, कोई भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरी स्पीशीज़ को इजीली रिड्यूस कर दे। अब हमें पता है रिडक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, अगर आप लोगों को आती हो, वो होती है, क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो भी स्पीशीज़ हाइड्रोजन का अपने अंदर एडिशन कर लेती है हम बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया है। तो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन होगा, जो दूसरी स्पीशीज़ को हाइड्रोजन एक्सेप्ट करा दे इजीली। दूसरी स्पीशीज़ हाइड्रोजन एक्सेप्ट कब करेंगे, जब उनको एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन मिलेगा। दैट मीन्स अगर ये हाइड्राइड्स हैं, इनमें से हाइड्रोजन अगर इजीली रिलीज हो जाए तो सामने वाली स्पीशीज़ का रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन को गेन कर लेंगी तो उनका रिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या देखना है, हमें जो ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ना, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें आर्सेनिक हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे करके हमें हाइड्रोजन के साथ इनका जो बॉन्ड है उसकी क्लीवेज देखनी पड़ेगी कि कौन सा बॉन्ड ईजिली टूटता है। जो बॉन्ड ईजिली टूटेगा उतना ही ईजिली अवेलेबल H पॉजिटिव हो जाएगा सामने वाली स्पीशीज़ को, और उतनी ही जल्दी उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमने थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर ये पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो वीकेस्ट बॉन्ड है नेचर में, तो हम बोल सकते हैं ना इनका बॉन्ड वीकेस्ट है, तो ये हाइड्रोजन ईजिली रिलीज कर देगा। जितनी ईजिली हाइड्रोजन रिलीज करेगा उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग कैपेसिटी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन ऑफ मेटल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, दस इट कैन रिलीज हाइड्रोजन मोर इजीली। तो मोस्ट रिड्यूसिंग जो होता है वो कौन होता है, बिस्मथ हाइड्राइड। बिस्मथ का जो हाइड्राइड होता है वो मोस्ट रिड्यूसिंग होता है नेचर में। तो आप लोगों को रिड्यूसिंग कैपेसिटी इस लॉजिक के थ्रू याद करनी है, और जो पहले वाले सारे लॉजिक्स थे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। थैंक यू।